Hello students and viewers, myself Dr. Shivhar Singh, and today I am going to tell you the factors responsible for the emergence of contemporary approaches to the study of पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो समकालीन उपागम विकसित हुए, इन समकालीन उपागमों के उद्भव के लिए जिम्मेदार कारकों के विषय में बताऊंगा। यह वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं और इसके अलावा आप यह वीडियो Facebook पर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, देयर आर 3 major factors which have been responsible for the emergence of contemporary approaches to the study of politics and comparative politics. These 3 factors are national explosion due to decolonization, and number 2, the end of supremacy of Atlantic community in world politics. Number 3, the establishment of communist political systems as competitive political systems to democracy. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीति के अध्ययन के लिए जो समकालीन उपागम विकसित हुए, इन समकालीन उपागमों के उद्भव के लिए 3 प्रमुख कारक जिम्मेदार रहे हैं। जो विश्व व्यवस्था में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 3 बड़े बदलाव आए, यही 3 बड़े बदलाव राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के समकालीन उपागमों के उद्भव के लिए जिम्मेदार रहे हैं। ये 3 कारक इस प्रकार हैं। प्रथम कारक है विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय विस्फोट। दूसरा कारक है विश्व राजनीति में अटलांटिक समुदाय के देशों के वर्चस्व का अंत। और तीसरा कारक है प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रतियोगी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का उदय और इनकी स्थापना। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आप सबको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बड़े पैमाने पर विउपनिवेशीकरण हुआ, क्योंकि अटलांटिक समुदाय के जो 3 बहुत शक्तिशाली देश थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, लगभग पूरे विश्व के अधिकांश भाग पर, खास करके एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में इन्हीं 3 देशों के उपनिवेश थे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब इतना कमज़ोर हो गए थे कि ये अपने उपनिवेश बनाए नहीं रख सके। ये सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो चुके थे लड़ कर द्वितीय विश्व युद्ध में। इसलिए ये तीनों देश, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अपने उपनिवेशों को बनाए नहीं रख सके। और इसके साथ ही साथ एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन इतना तीव्र और प्रखर हो चुके थे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे औपनिवेशिक देश अब अपने उपनिवेशों को मेंटेन नहीं रख सके। सैन्य और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण इन तीनों देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को, अपने तमाम सारे अधिकांश उपनिवेशों को स्वतंत्रता देनी पड़ी। इसके फलस्वरूप एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में एक राष्ट्रीय विस्फोट हुआ, नेशनल एक्सप्लोजन हुआ। बर्मिंघम, पावेल और गैब्रियल आमंड ने, या संक्षेप में आमंड और पावेल ने, इसी घटना को अर्थात एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप बहुत सारे नए स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ, इसी घटना को आमंड और पावेल ने, बर्मिंघम, पावेल एंड गैब्रियल आमंड ने राष्ट्रीय विस्फोट या नेशनल एक्सप्लोजन की संज्ञा दी है।
तो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में तमाम सारे नए स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप, जिसकी वजह से जो राजनीति के और तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम थे वे सब अनुपयुक्त सिद्ध हो गए और विद्वानों ने नए उपागमों की खोज प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप तुलनात्मक राजनीति और राजनीति के अध्ययन के लिए नए उपागम विकसित हुए, जिन्हें समकालीन उपागम कहा जाता है। इन समकालीन उपागमों में व्यवहारवादी उपागम, उत्तर व्यवहारवादी उपागम और दो मॉडल राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए, जिसमें डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल और आमंड तथा पावेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल या संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही उपयोगी हैं रहे हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय मॉडल सिद्ध हुए राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, यह पहला कारक है जो कि राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए समकालीन उपागमों के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में तथा लैटिन अमेरिका में नवोदित राष्ट्र उत्पन्न हुए, जो नए संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्र उत्पन्न हुए, इसकी वजह से राजनीति के अध्ययन का और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का इतना भौगोलिक विस्तार हुआ और भौगोलिक संकीर्णता दूर हो गई। अब ये अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के देश, जिनमें विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित की गईं, कुछ निरंकुश थीं, कुछ साम्यवादी थीं, कुछ प्रजातांत्रिक थीं, और इनमें भी बहुत ही विभिन्नता थी। तो अब पुरानी अप्रोचेस, जो परंपरागत अप्रोचेस थी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अपनाई जाती थी, वे सब अनुपयुक्त सिद्ध हो गई और नए व्यापक क्षेत्र के कारण अब नए नए तरह के देश और नए नए तरह की शासन व्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए विद्वानों को नए उपागमों की खोज करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप परंपरागत उपागमों के अतिरिक्त नए या समकालीन उपागम या आधुनिक उपागम विकसित हुए, इनका उद्भव हुआ। इसके पश्चात विद्यार्थियों और दर्शकों, जो दूसरा बड़ा कारण है या दूसरा बड़ा फैक्टर है, कारक है समकालीन उपागमों के उद्भव के लिए जिम्मेदार, वह है विश्व समुदाय की राजनीति में या विश्व की राजनीति में अटलांटिक समुदाय के देशों के वर्चस्व का अंत, एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ अटलांटिक कम्युनिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड जैसे देशों को अपने एशियाई, अफ्रीकी और मध्य पूर्व के तथा लैटिन अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देनी पड़ी। तो विश्व राजनीति में अब इन तीन देशों का बोलबाला नहीं रहा, इनके वर्चस्व का अंत हुआ और नए तरीके की शासन व्यवस्थाएं जो मध्य पूर्व में थी विकसित हुई, जो अफ्रीका में विकसित हुई, जो एशिया में विकसित हुई। आपको मालूम है कि भारत देश स्वयं 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुआ, एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो इन देशों के अध्ययन के लिए अब नए उपागमों की ज़रूरत पड़ी। पुराने उपागम इनएडिक्वेट सिद्ध हो गए, अनुपयुक्त सिद्ध हो गए। इसलिए यह दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एमर्जेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। राजनीति एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए यह एक बड़ा कारक जिम्मेदार रहा है कि विश्व समुदाय में जो अटलांटिक समुदाय के देशों अर्थात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड के ही उपनिवेश मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के देशों में रहे हैं। तो इन सारे उपनिवेशों का अंत हो गया, जिसके साथ इनकी सुप्रीमेसी में, अटलांटिक समुदाय के देशों की सुप्रीमेसी में डिक्लाइन हुआ। अब विश्व राजनीति में इनका वर्चस्व नहीं रहा। इसके फलस्वरूप विश्व व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया और परंपरागत उपागम इनएडिक्वेट या अनुपयुक्त सिद्ध हो गए, जिसके फलस्वरूप नए उपागमों का उद्भव हुआ और विद्वानों को पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए नए उपागमों की आवश्यकता पड़ी। और इस दबाव में नए और परंपरागत उपागमों के स्थान पर अब समकालीन उपागम
इनका उद्भव हुआ, इनका विकास हुआ. Students and viewers, the third factor which has been responsible for the emergence of contemporary approaches to the study of politics and comparative politics has been the establishment of communist political systems, the emergence of communist political systems as competitive systems to democratic political systems. आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को और ख़ास करके द्विदलीय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को एक नॉर्म माना जाता था, एक आदर्श माना जाता था, एक मानक माना जाता था. और जो परंपरागत उपागम थे वे नॉर्मेटिव अप्रोचेस थीं, वे मानकीय या आदर्शी उपागम थे. तो इस प्रकार के उपागम अब इनएडिक्वेट सिद्ध हो गए, क्योंकि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का बड़े पैमाने पर अभ्युदय हुआ. आपको मालूम है कि साम्यवाद तो 1917 में ही रूस में आ गया था और रूस में साम्यवादी क्रांति या अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी. लेकिन साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का वास्तविक प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ. और यह कहना गलत नहीं होगा कि 1945 से 1950 के बीच में पूर्वी यूरोप के सारे देश, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब साम्यवादी हो गए. और एशिया का एक बहुत बड़ा देश चीन, उसमें 1949 में साम्यवादी सफल क्रांति हुई और चीन भी साम्यवादी देश हो गया. तो इस प्रकार से अब साम्यवादी शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को एक प्रतियोगिता दे रही थी, एक प्रतियोगी शासन व्यवस्था के रूप में उसको चुनौती दे रही थी. और अब विश्व समुदाय के देशों के समक्ष एक दूसरा उदाहरण था, एक दूसरी ऐसी शासन व्यवस्था थी जो कि एक मजबूत शासन व्यवस्था थी, क्योंकि विश्व के सामने उदाहरण था कि यूएसएसआर ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जैसे दुर्दांत शत्रु को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई थी. तो यूएसएसआर चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में एक साम्यवादी देश के रूप में लड़ा था, एक साम्यवादी शासन व्यवस्था के रूप में जर्मनी से लड़ा था और एक बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे मजबूत देश सिद्ध हुआ था. तो विश्व के समक्ष अब उदाहरण था कि साम्यवादी शासन व्यवस्था कमज़ोर शासन व्यवस्था नहीं, एक अच्छी शासन व्यवस्था है और यह एक सफल शासन व्यवस्था है. तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो 1945 से 1950 के बीच में साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का प्रसार हुआ, वे अब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रतियोगिता में थी, इसको चुनौती दे रही थी और विश्व के तमाम देश अब साम्यवाद की तरफ बढ़ रहे थे. तो यह तीसरा बड़ा कारक था जिसकी वजह से अब वैचारिक संकीर्णता दूर हो चुकी थी. अब साम्यवादी शासन व्यवस्था की तुलना राजनीतिक शासन व्यवस्था से की जा सकती थी. तमाम अफ्रीका में जो नवोदित राष्ट्र थे वहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था अफ्रीका और एशिया के तमाम देशों में स्थापित हुई. यह भी अब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता था. तो विशेष करके कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो पूर्वी यूरोप के तमाम देशों में और एशिया के देशों में 1949 से 1945 से 49 के बीच में 50 के बीच में स्थापित हुआ, यह साम्यवादी शासन एक प्रकार से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के आदर्शी शासन व्यवस्था के होने को एक आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है. अब साम्यवादी शासन व्यवस्था ने प्रजातंत्र को एक मानकीय या आदर्शी शासन व्यवस्था नहीं रहने दिया. प्रजातंत्र एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में इट सफर्ड अ सेटबैक. और अब तुलना के लिए साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के साथ मौजूद थीं और विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर रही थी. सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द आइडियोलॉजिकल narrowness has been removed because of the emergence of communist political systems in Eastern Europe and in Asia, and most of the countries of Eastern Europe, they became communist after the Second World War between 1945
to 1950. So students and viewers, these have been three major factors responsible for the emergence of contemporary approaches to the study of politics and comparative politics. Watch this video carefully and utilize it for your studies. It will be very useful to you in your PG exams, in your UG exams, as well as in competitive exams, in your civil service examinations. Thank you so much.